नमस्कार, ये रिसर्च एनालिसिस यूनाइटेड न्यूज के एडिटर प्रदीप बैनर्जी की ओर से पेश किया जा रहा है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां एक बिल्कुल आम सी बंजर जमीन समानता और आत्मसम्मान का एक विशाल प्रतीक बन गई। कहानी नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि की है, जिसने सच में भारत के सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, परंतु हिंदू मरूंगा नहीं। 1935 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये ऐतिहासिक घोषणा की थी। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सदियों से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ उठी एक गहराई आवाज थी। उन्होंने वर्षों तक दुनिया के प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और अंततः एक ऐसे मार्ग को चुना जो सभी अनुयायियों को जाति व्यवस्था से मुक्ति दिला सके। So let us quickly map out today's discussion. We will cover 4 key areas: the historic 1956 mass conversion, the intense struggle to secure the land, the stunning architecture of the stupa, and finally, a visitor guide looking at its lasting legacy. Let's get right into it. आता पहिल्या भागाकडे वळूया। 14 ऑक्टोबर 1956चा तो ऐतिहासिक दिवस। हा दिवस केवळ एक तारीख नाहीये, तर अन्यायाविरुद्धचा एक प्रखर लढा आणि एका नव्या पर्वाची ती खऱ्या अर्थाने सुरुवात होती। हा आकडा ऐकूनच थक्क व्हायला होतं, तब्बल 4 लाख। या ऐतिहासिक दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या पत्नी सौ सविता आंबेडकर यांच्यासोबत जवळपास 4 लाख अनुयायांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली। कुशीनगरचे भिक्खू महास्थिर चंद्रमणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्रिशरण पंचशील आणि बाबासाहेबांनी स्वतः तयार केलेल्या 22 प्रतिज्ञा घेऊन भारतातील नवबौद्ध चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली। हे दृश्य खरोखरच अंगावर शहारे आणणारे होते। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस दिन के लिए नागपुर को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण थे। पहला, नागपुर भारत के बिल्कुल सेंटर में स्थित है, जिससे देश भर से लोग यहाँ आसानी से पहुंच सकते थे। दूसरा, ऐतिहासिक कारण ये था कि ये नाग लोगों की भूमि थी, जिन्होंने शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और तीसरा, नागपुर पहले से ही सामाजिक आंदोलनों का एक बड़ा हब था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे की समानता का ये संदेश पूरे देश तक पहुंचे। आता आपण दुसऱ्या भागाकडे जाऊया। एका मोकळ्या आणि ओसाड जागेपासून ते एका भव्य स्मारकापर्यंतचा हा प्रवास कसा झाला, तो संघर्ष आपण पाहूया। 1956 मध्ये ही 14 एकर जागा वॅक्सिन इन्स्टिट्यूटच्या मालकीची होती आणि ती केवळ गुरे चरण्यासाठी वापरली जायची। अत्यंत खडकाळ आणि ओसाळ अशी ती जमीन होती। दीक्षा समारंभासाठी ही जागा देताना अट होती की कार्यक्रम संपताच ती पुन्हा गुरांसाठीच वापरली जाईल। पण आज तिथेच एक भव्य आणि शांतता देणारे बौद्ध तीर्थक्षेत्र दिमाखात उभे आहे। हा बदल काही एका रात्रीत झालेला नाही। बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर या जागेसाठी एक मोठा कायदेशीर आणि प्रत्यक्ष लढा उभारला गेला। 13 एप्रिल 1957 मध्ये बाबू हरिदास आवळे आणि भिक्खू धीरधम्म यांच्या नेतृत्वाखाली एका रात्रीत पहिला बुद्ध स्तंभ उभारला गेला। त्यानंतर कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी या जागेसाठी प्रखर संघर्ष केला आणि अखेर 15 ऑगस्ट 1961 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ही जमीन स्मारक समितीला हस्तांतरित केली। और इसी लंबे संघर्ष के बाद 2001 में इस भव्य स्तूप का उद्घाटन हो सका। Moving into the architecture of the stupa, masterfully designed by architect Shodan Mal, it is truly a living symbol of modern India. Let us look at the stunning details. The absolute highlight here is the sheer scale of the monument. This massive hollow dome stands exactly 120 feet tall. Crowned with a unique globe-like structure, it was constructed at an estimated cost of 3 crore rupees. This is not just a building, it is a true engineering and architectural masterpiece that leaves everyone completely in awe. The spatial journey for any visitor is beautifully planned out. Imagine entering through one of the 4 magnificently ornamented gates, which are modeled directly after the famous ancient Sanchi Stupa. Next, taking a peaceful walk across the expansive 14-acre grounds, surrounded by the sacred Bodhi tree. And finally, stepping inside that massive hollow prayer hall. The immense volume and design of the space instantly bring a sense of absolute calm. इस विशाल डोम के बिल्कुल बीचों बीच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पवित्र अस्थियां पूरे सम्मान के साथ रखी गई हैं। और यही कारण है कि जब भी लोग इस हॉल के अंदर कदम रखते हैं तो बिना किसी के कहे उनकी आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है।
यहाँ सच में ऐसी गहरी शांति है जो मन को श्रद्धा और आदर से भर देती है। Finally, bringing us to the last section, the legacy of social equality and a practical visitor's guide. Let us look at how to plan a trip here and understand its true meaning for modern society. For anyone planning a visit, here is a quick, essential checklist. The gates are open daily from 7 a.m. to 8 p.m. and entry is completely free for everyone. Early mornings offer the most peaceful experience. However, to witness the vibrant community spirit, visiting during the massive gatherings of the October Yatra or April for Ambedkar Jayanti is highly recommended. For stays, Swagstay Hotel Century or Hotel Awadh are great options offering convenient access away from heavy traffic. परंतु दीक्षा भूमि सिर्फ एक धार्मिक स्थल या कोई इमारत नहीं है। यह एक जीवंत जगह है, शिक्षा, गरिमा और आत्मसम्मान की। आज भी यहाँ देश विदेश से रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स आते हैं। वे यहाँ सिर्फ इतिहास पढ़ने नहीं आते, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गहराई से समझने और मानव कल्याण के उनके दृष्टिकोण से सीखने आते हैं। यह एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। और इसीलिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल हम सबके सामने आता है। आज हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? दीक्षा भूमि हमें निरंतर याद दिलाती है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ गुस्से से नहीं आता। सच्चा बदलाव आत्मसम्मान चुनने और भेदभाव को शांति से हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने से आता है। At the end of this discussion, we request all listeners and viewers to stay connected with United News for more local updates, public issues, history, culture, business, civic concerns, and awareness-based stories. Visit our website, dounitednews.in. If this discussion was useful, please like the video, share it with friends and community, and subscribe to United News. Comment below and suggest the next topic everyone wants to know about. Your city, your voice, your news. United News. Be positive, be united.